हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने स्टडी हॉरिजन चैनल में। मैं मनोज शर्मा। जैसे कि आपको पता ही है कि आज से इससे पहले हमने जो बात करी थी माइक्रो इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर की बात करी थी, जिसमें कुछ हमने बेसिक टर्म्स के बारे में समझाया था। आज जो हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर के कुछ आगे की बात करने वाले हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, और आज हम इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी देंगे, तो इसके लिए लास्ट तक बने रहना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी थ्योरी। यानी कि ब्रांच माने क्या होते हैं, इकोनॉमी के एक तरीके से क्या टाइप्स हैं, यानी क्या क्या इसके ब्रांचेस हैं। तो दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमी की, एक आपकी है माइक्रो इकोनॉमी और एक है आपकी मैक्रो। जो माइक्रो इकोनॉमी है ये आपकी 11th क्लासेस के अंदर आपको पढ़नी है, जो आप पढ़ ही रहे हो, और जो मैक्रो इकोनॉमी है ये आपकी 12th का पोर्शन है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे आज हम क्या है, तो बाकी जो एक्सप्लेनेशन आप 12th के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो माइक्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल होता है, और ये एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक हमारा एक लैंग्वेज होती है जिससे ये लिया गया। तो दिस वर्ड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज माइक्रो, जिसका मतलब क्या होता है स्मॉल। और अगर बात करें हम मैक्रो, तो ये भी एक इसी लैंग्वेज से लिया गया है, और मैक्रो का जो मतलब होता है ये लार्ज होता है। तो दिस वर्ड इज आल्सो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखना इस चीज के लिए, दोनों के लिए। इसमें क्या है समझते हैं माइक्रो इकोनॉमी के बारे में। क्या है, द स्टडी ऑफ वन पर्सन, वन फर्म्स एंड वन बिजनेस इन द सोसाइटी। यानी हम इसमें उन स्टडी के बारे में बात करते हैं, यानी कोई भी एक पर्सन के बारे में, या उसके एक फर्म के बारे में, या एक बिजनेस के बारे में। बस आपको याद रखना है कि इसमें हम एक ही किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। लार्ज स्केल पे नहीं करते, एक स्मॉल स्केल पे करते हैं। जैसे एक सोसाइटी के अंदर एक किसी बिजनेसमैन के बारे में बातें करना, या किसी एक पर्सन के फर्म्स के बारे में बात करना, तो वो हम सब जो हम पढ़ते हैं वो हम माइक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, याद रखना। ऐसे अगर चलते हैं मैक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो द स्टडी ऑफ मोर देन वन पर्सन, फर्म्स एंड बिजनेस इन द होल कंट्री। यानी कि जब हम मोर देन वन पर्सन से ज्यादा के बारे में बात करते हैं, या एक से ज्यादा फर्म्स के बारे में बात करते हैं, या एक से ज्यादा बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम उसमें स्टडी करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर करते हैं। तो ये याद रखना। अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो माइक्रो इकोनॉमी में डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है, तो वो हम किस में स्टडी करेंगे उसको, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। तो याद रखना है कि एग्जांपल अगर मिला दिया है, तो आपको डेफिनेशन से पता करना होगा कि वो किससे लिया गया है, माइक्रो से या मैक्रो से। ऐसे सेकंड एग्जांपल है इसका, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, यानी कि एक फर्म्स का आउटपुट मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्शन, यानी कि उसने कितना प्रोडक्शन करा है, वो हमारा क्या होता है, एक आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो याद रखना एक फर्म ने कितना प्रोडक्शन करा है एक टाइम पीरियड के दौरान, वो भी हम किस में बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। ऐसे इसके भी एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। डिमांड ऑफ ए कंट्री, अगर एक देश की डिमांड के बारे में बात की जाएगी तो उसमें हम करेंगे मैक्रो में। और अगर नेशनल इनकम, जैसे कि नेशनल इनकम होती है, वो एक पूरे कंट्री की कहते हैं, हम बात करते हैं नेशनल इनकम पूरे कंट्री की, जो जीडीपी के तौर पर इसे निकाला जाता है, तो ये हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, जो 12th में आप पढ़ोगे इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लोगे। तो दोस्तों देखो, आज हम जानने वाले हैं कि जो हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या महत्व है इसके। पहला जो महत्व है, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अंडरस्टैंड माने यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, उस चीज को जानना, उसको ये फीचर्स इसके अंदर याद रखना। इसको हम समझते कैसे हैं, तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि एक कोई पर्सन है, और वो किस तरीके से इकोनॉमी में अपना बिजनेस कर रहा है, या कोई किस तरीके से अपनी फर्म चला रहा है, तो उसके बारे में जो जानकारी हम कलेक्ट करते हैं, तो वो चीज हम इसमें हम जानते हैं, याद रखना। तो वर्किंग इकोनॉमी का मतलब यही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, मूल्य का निर्धारण करना, और एलोकेशन का मतलब होता है मैनेज। एलोकेशन का मतलब मैनेज, यानी कि किसी तरीके से, यानी कि जो भी हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हमने किस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेट कराया है, किस तरीके से उसको लगाया है, उसके बाद हम उसका प्राइस हम कहते हैं डिटर्मिनेट करते हैं। अगर हमारे पास एलोकेशन कम है
और हमारे पास जो हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा लग रही है, तो उसके हिसाब से हम प्राइस डिटरमिनेशन करेंगे। अगर हमारे पास मेहनत कम है, एलोकेशन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो याद रखना प्राइस डिटरमिनेशन में एलोकेशन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा रोल होता है, याद रखना इस चीज का। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिंग की बात करें, प्रिडिक्टिंग को अगर हम थोड़ा सा समझे इसको वर्ड को, तो प्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर थोड़े तो बिफोर होता है, और डिक्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेकिंग, यानी किसी चीज के बारे में पहले से ही बता देना। वो भी एक माइक्रो इकोनॉमी की खासियत है, इकोनॉमिक खासियत है कि इसमें क्या होता है कि इसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर एक पर्सन के पास 10 रुपए हैं और उसमें से उसे 10 रुपए किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, उसे सपोज करो उसने चीनी लेना था और उसने क्या करा कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई और उसके उसमें से 8 रुपए खर्च हो गए, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो अपने प्रिडिक्टिंग कर लेगा कि अब उसे करना क्या है, कि अगर ऐसी मिसहैपनिंग होने वाली है मेरे साथ में, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने चीजों को बदल लेगा, यानी उसे पहले से ही पता चल जाएगा कि अब मुझे कैसे कैसे बदलाव करना है, तो वो प्रिडिक्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन एनालाइजिंग एंड फ्रेमिंग इकोनॉमी पॉलिसी, यानी जब उसको प्रिडिक्टिंग हो गया है, जैसे कि ऊपर वाले से रिलेट करते हैं इसको, कि अगर उसे पता चल गया है तो उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाता है कुछ, कि कैसे कैसे अब मुझे इस जो बचे पैसे है उसके 10 रुपए में से 8 रुपए से मिसहैपनिंग में जो जाने वाले हैं 2 रुपए में, वो कैसे कैसे करेगा, तो पॉलिसी बनाएगा कि 2 रुपए में उसे अब चीनी की मात्रा घटानी पड़ेगी, या उसे क्या और अलग से करना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी चीजों को दोबारा से उतना ही ले सके जितनी उसे जरूरत थी। तो ये हेल्प करता है एक तरीके से जानने में। लास्ट वन जो है हमारा, लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम का मतलब होता है यानी उम्मीद करना, यानी एक्सपेक्टेशन करना, इसका मतलब याद रखना है, ऑप्टिमम मतलब एक्सपेक्ट करना है, यानी कि एक तरीके से आशा करना, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के बारे में, यानी जो जो प्रोडक्शन हमने फैक्टर लगाए हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, उसके बिहाफ पर हम सोचते हैं कि अगर हमने बेस्ट प्रोडक्शन लगाया, क्योंकि कोई भी एक प्रोड्यूसर क्या होता है, अगर अच्छा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता है तो उससे क्या होता है, उसे आशा करता है कि उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज इसमें जानने वाली बात है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर बेस्ट फैक्टर प्रोडक्शन लगाता है, यानी बेस्ट टेक्निक यूज करता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की आशा रखता है। तो ये चीज है इसके बारे में। तो देखिए अब हमें पढ़ना है इसके आगे लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमीज। तो याद रखना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये भी पूछा जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रो इकोनॉमी की लिमिटेशन बताओ क्या है। तो याद रखना क्या है, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिखाया मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि ये एक होल इकोनॉमी को जानने में एक तरह से असफल रहती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी को जानने के लिए तो मैंने बताया आपको मैक्रो काम करती है, तो ये माइक्रो कैसे कर सकती है, तो इसीलिए ये क्या करती है, ये इसका एक लिमिटेशन हो गई कि अगर होल कंट्री की बात की जाए, होल कंट्री की डिमांड की बात की जाए, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि ये लार्ज उस पर स्केल पर बात नहीं करती है, याद रखना ये। तो इट कांट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से बेरोजगार, क्या होता है इसका मतलब, बेरोजगारी होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉवर्टी गरीबी जिसे बोलते हैं, और इलिटरेसी जिसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में निरक्षरता, और वैसे नॉर्मल भाषा में इसे अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है ये एक मैक्रो स्केल पर होती है, यानी कि लार्ज स्केल पर होती है किसी कंट्री के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े तौर पर होती है, पॉवर्टी भी, लिटरेसी भी, तो ये सब इस चीज में नहीं हो सकती, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, ये सब किसके टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, याद रखना ये। अब इसमें कुछ और इकोनॉमी पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर में। पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं, आपके लिखा आएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र, इसे बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक अर्थशास्त्र। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पेपर में पूछ सकती है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। तो इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व। यानी इसमें क्या होता है कि इट डील्स विद व्हाट इज, यानी क्या है और कैसे किसी इकोनॉमी या सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कैसे किया जाए एक्चुअली में,
उसके बारे में हम किससे बात करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी। यानी कोई भी अगर इकोनॉमी के अंदर यानी कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको फेसिंग करना है और उसके प्रति कोई डिसीजन बनाना है, तो उस हम किसमें करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी में, याद रखना। अदर वर्ड में अगर दूसरी भाषा में कहें तो इट पॉजिटिव इकोनॉमीज विल स्टडी ह्यूमन डिसीजन एज फैक्ट्स व्हिच कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। यानी इसमें क्या होता है कि जो वेरीफाइड डाटा होता है यानी जो एक्चुअल में सामने हमारा डाटा होता है एक्चुअल में उसके बिहाफ पर डिसीजन एक बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी कहते हैं इसमें कोई भी लोकल डाटा नहीं होता हमारे पास, इसमें ओरिजिनल डाटा के आधार पर जो भी डिसीजन बनाएंगे वो इसके अंदर बनाए जाएंगे पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर। याद रखना जो वेरीफाइड है, वेरीफाइड एक्चुअल डाटा का मतलब यानी जो एक्चुअल में है उससे रिलेटेड स्टडी करके ह्यूमन डिसीजंस लिए जाएंगे किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर। याद रखें एग्जांपल जैसे कि अगर बोले हम इंडिया इज ओवर पॉल्यूटेड कंट्री। ओवर पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या वाला एक देश है, तो ये सच बात है, इसमें कोई दोहराए तो नहीं है। तो याद रखना तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमी है। तो याद रखना ये इसका एग्जांपल होता है इंडिया इज ए ओवर पॉल्यूटेड कंट्री, तो याद रख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। क्या होता है इसके अंदर, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड इकोनॉमिक्स बिकॉज इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या करना चाहिए और हाउ एन इकोनॉमी प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे कोई इकोनॉमी को सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि एक एडवाइस बेसिस पर, यानी किसी की एडवाइस के बेस पर जो डिसीजंस बनाए जाते हैं और एक्चुअली डाटा नहीं होता उसमें, बस केवल एडवाइस के बेस पर जो डिसीजन मान लिए जाते हैं और बना दिए जाते हैं, तो वो किस में होता है, एक नॉर्मेटिव। जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम इसके एग्जांपल से माने कि कोई आपकी सोसाइटी में एक व्यक्ति है और वो काफी नॉलेजेबल है, सबके उसके एक इमेज बनी हुई है, तो उसके जो डिसीजन होंगे सब मान लेंगे इसलिए, चाहे वो बेशक गलत बता रहा हो, क्योंकि क्या है हमारे अंदर उसके एक आदर्श है वो हमारे लिए। तो याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम केवल प्रिस्क्रिप्टिव बेस पे जो एडवाइस दी जाती है उसके आधार पर डिसीजन बनाए जाते हैं, एक्चुअली डाटा की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है इसके अंदर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। जैसे कि किसी ने सलाह दे दी गवर्नमेंट के अधिकारी ने कि गवर्नमेंट को जो खर्चा करना चाहिए वो सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन उसका मानना है कि डिफेंस पे करना चाहिए। तो इस तरीके के जो डाटा होंगे वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी का एग्जांपल होंगे। और भी आप देख सकते हो जैसे कि रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर, यानी कि जो धनी आदमी होते हैं उन पे ज्यादा कर लगाना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस ठीक है, चाहे इसे गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, एक एडवाइस दे दी, तो इसके आधार पर जो डाटा होता है वो सब किसमें आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में। तो दोस्तों ये इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी ये खत्म हुआ। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2nd चैप्टर पढ़ेंगे इसका। तो धन्यवाद दोस्तों।